चलें, एग्जाम्पल नंबर 5, फोकस करें आप सारे। व्हाट आर द मेन क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। एक बात तो तय है, ये लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल नहीं है, लिहाजा इसमें कौन सी क्लॉज नहीं होगी? हाँ भाई, सर ऑथराइज कैपिटल वाली नहीं होगी, बाकी सारी होंगी। सर। The memorandum of association of a company by guarantee shall include the following। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेम क्लॉज होगी भाई, लाजमी हो गई ना, इसमें लिखा जाएगा। अगर इसको यार नाम भी पढ़ो यहां से, नेम क्लॉज में व्हाट डज कॉमन सेंस से, इसमें कंपनी का नाम होगा जो भी रखा जाएगा, और साथ कंपनी का स्टेटस भी आएगा। और स्टेटस में आप क्या लिखोगे? लिमिटेड बाय गारंटी। सिंपल, आसान लफ्जों में। फिर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा। वो क्या होता है, पढ़ा हुआ है। इस ऑफिस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहां सारी कम्युनिकेशन होती है, तो इसका भी होगा। और वो कहां कहां हो सकता है? या किसी प्रोविंस में, या किसी ऐसे हिस्से में जो पाकिस्तान का तो हिस्सा हो लेकिन किसी प्रोविंस का हिस्सा ना हो। सिंपल। फिर इसका प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लॉज भी होगी, उन्हें पढ़ा हुआ है। वो कौन सा होता है कि वो काम जो कंपनी मेन कर रही है, और लॉ उसको ये भी लिख सकते हो कि कंपनी इसमें बताएगी कि कौन से काम को वो प्रिंसिपल लाइन बिजनेस कह रही है, और बाय लॉ कौन सा बिजनेस प्रिंसिपल समझा जाएगा जिसके या एसेट्स ज्यादा होंगे, इसका रेवेन्यू ज्यादा हो गया। और अंडरटेकिंग आएगी, ठीक है, और लाइबिलिटी आएगी। अब लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। ये तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है ना, तो लिहाजा आप क्या लिखोगे? अगर इसको पढ़े बगैर पूछूं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी क्लॉज में हम क्या लिखेंगे कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज, क्या आना चाहिए आगे? लिमिटेड टू प्रॉमिस किया था टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। यस, इज द लिमिटेड टू द अमाउंट दैट दे हैव गारंटीड। ये बार बार पढ़ने से बेहतर है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी, एक ऐसी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होता, तो पहले ही ऑथराइज कैपिटल क्लॉज तो बाहर निकाल दो ना, क्योंकि वो शेयर्स ऑफर ही नहीं कर रही। जो कंपनी शेयर्स ऑफर करती है वो ही ऑथराइज कैपिटल क्लॉज लिखती है, तो एक चीज तो बाहर निकल गई। फिर बाकी सारी आप लिखोगे। बाकी सारी में जब आएगा लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखोगे? इसमें बताया जाएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी उस हद तक महदूद है जिस हद तक वो वादा करते हैं। उनकी गारंटी का मतलब यही है कि ऑल मेंबर्स गिव अ रिटन गारंटी to an amount that they promise to pay to the company in case of its winding up। ये अगर किसी को समझ नहीं आया पूछें तो सिंपल एक जुमला लिख लो, इस कंपनी में सारी क्लॉजेस होंगी सिवाय ऑथराइज कैपिटल क्लॉज के। और लाइबिलिटी में आप लिखोगे कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अमाउंट तक। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? ये सारी वही रेपिटेशन हो रही है, इसको याद नहीं करने बैठ जाना, वही है जो पीछे पढ़ा है आपने। यस, कोई सवाल यहां तक? एनीवन? जल्दी से शाबाश। नो सर। Move on. 1.2 borrowing powers to be part of memorandum। Memorandum and articles of a company is deemed मतलब considered to include implied का मतलब क्या होता है? आसान तरीन लफ्जों में लिखो, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली उनके पास ये पावर होती है टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स। अरेंजमेंट मतलब कोई मुआहिदा। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली ये पावर देते हैं। किसको देते हैं? लिख दो, बीओडी को देंगे ना पावर्स। कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑटोमेटिकली बोर्ड को ये पावर्स और इख्तियार देंगे कि वो कोई सा भी अरेंजमेंट करें, कोई सा भी मुआहिदा करें, और क्या करें? लोन्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म। एडवांसेस और क्रेडिट होते हैं शॉर्ट टर्म। एंड टू इश्यू अदर सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज हम इस पूरे बिजनेस लॉ में आपकी आसानी के लिए कहते हैं सिक्योरिटीज में खाली शेयर्स। साथ लिख दो, जहां सिक्योरिटीज आप उसे तो प्लूरल है, मैं कहूंगा शेयर्स भी ऑफर होते हैं, डिबेंचर में पड़े हुए डिबेंचर भी ऑफर होते हैं, साथ बॉन्ड्स भी ऑफर होते हैं, या आगे हम पढ़ लेंगे। तो जब सारी सिक्योरिटीज जब आएंगी, साथ लिख दो सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। शेयर समझ लिया, डिबेंचर समझ लिया, बॉन्ड का आगे जाके बता दूंगा। ये तीनों बहाने हैं, ये तीनों वेज हैं ऑफ रेजिंग कैपिटल। कंपनी ये तीनों चीजें ऑफर करती है पब्लिक को, लोगों को। मकसद क्या होता है? ताकि वो कंपनी पैसा लाए। इन सारों को हम एक टर्म में ला रहे हैं, सिक्योरिटीज। जैसे मैंने बताया था, कंपनी के सारे जो लोग हैं जो कंपनी चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजमेंट, सारों को हमने एक लफ्ज दिया था, ऑफिसर्स।
ऐसे ही शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को हम एक लफ्ज देते हैं सिक्योरिटीज। नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग, ठीक है। आमतौर पे जब भी बैंक्स इदारे लेंडिंग करते हैं वो इंटरेस्ट बेस ही होती है, वो सूद लेते हैं। लेकिन कुछ सिक्योरिटी ऐसी भी होती हैं जो इंटरेस्ट फ्री होती हैं। फ्रॉम अ स्केड्यूल्ड बैंक क्या होता है? रजिस्टर्ड बैंक। रजिस्टर्ड बैंक जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है, यानी कि जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1964 से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। स्केड्यूल्ड बैंक, रजिस्टर्ड बैंक। मैंने कहा था हर बैंक पहले कंपनी बनती है फिर बैंक बनता है, ठीक है। तो स्केड्यूल मतलब रजिस्टर्ड बैंक। पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं सारों को रेगुलेट मॉनिटर करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मतलब सर 2 दफा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? क्या चीज? मतलब कि जो बैंक, जो आपने कहा ना पहले कंपनी बनता है फिर बैंक बनता है, पहले उसे कंपनीज लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर बैंक Yes, वो yes, बैंक yes, के तहत रजिस्ट्रेशन course, करवानी yes. पड़ेगी, 2 दफा उनके। Of course, yes. A financial institution और जनरल पब्लिक। सिंपल। अब इस हेडिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी कंपनी बनेगी तो उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखवा दिया जाएगा कि इस कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स हमेशा इसके फायदे के लिए कर्जा ले सकते हैं। पहले पढ़ा था हमने कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी आम बंदे की तरह बोरो कर सकती है, कर्जा ले सकती है। यही तो हुआ है, यही पॉइंट है वाला। कर्जा लेगी, कहां से लेगी? तमाम स्केड्यूल बैंक से, कहीं और से ले सकती है, एडवांस की सूरत में, लोन की सूरत में। डन। आगे आ जाओ 1.3, मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड, साइंड, डेटेड। अब अगेन दोबारा जाओ, जो मैंने पहले बताया था, जो लोग कंपनी बनाते हैं कहलाते हैं प्रोमोटर्स, वो कंपनी का आइन बनाते हैं। अब विजुअलाइज करो, हम सारे डायरेक्टर्स हैं, हम कंपनी का आइन बना रहे हैं। कंपनी के आइन में मेमोरेंडम है, हम 7 क्लॉजेस हमने लिख ली हैं। 7 क्लॉजेस के आखिर में हम लिखेंगे ना अपने नाम, आईडी कार्ड वाला अपना नाम, अपना फादर्स नेम, अपना पोस्टल एड्रेस, और साथ आगे लिखेंगे हमने कितने शेयर्स लिए हैं और साइन कर देंगे और डेट लगा देंगे। ये वही तो लिखा है, देखो, मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड इन सर 1.2 दोबारा तो आ दें। सिंपल था यार, क्या हो गया? सिंपल एक जुमला लिखो भाई, MOA और AOA, कंपनी के आइन और कंपनी के आर्टिकल्स, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जब बनाए जाएंगे, कौन बनाएगा? कंपनी के प्रमोटर्स बनाएंगे ना। कंपनी को बनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। जब वो कंपनी बना रहे होंगे तो उसी वक्त कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनको ऑटोमेटिकली ये पावर दे देंगे। क्या दे देंगे पावर? ये समझी जाएगी, ये ऑटोमेटिकली समझी जाएगी कि जब भी जरूरत पड़े तो डायरेक्टर्स कंपनी के लिए कर्जा ले सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? स्केड्यूल्ड बैंक से भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लेंडिंग हो, लोन्स, या शॉर्ट टर्म लेंडिंग हो, एडवांसेस। सिंपल। और किस लिए करते हैं? ताकि वो अपना वो पैसे रेज कर सकें। तो यहां लिखा है ना सिक्योरिटीज, डिबेंचर, डिबेंचर भी ऑफर करती है कंपनी। तो बोरोइंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम का आसान मतलब यही होगा कि मेमोरेंडम इख्तियार दे देता है उनको बोरो करने के लिए। किसको? BOD को, कहीं से बोरो कर लें। आगे आज 1.3, मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड। जब मेमोरेंडम, अब विजुअलाइज करो, मेमोरेंडम तैयार कर लिया हमने, उसमें 7 क्लॉजेस लिख दी गई हैं। अब क्या करना है? प्रिंट करो इसको। कैसे प्रिंट करो? इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है ना, इसको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी पेपर पर, कंपनी के लेटर हेड पे, जैसे आपको स्कैन्स का एलुमिनियम फॉर्म मिला है, वो लेटर हेड है। लेटर हेड क्या होता है? एक ऐसा पेपर जिसमें कंपनी का लोगो लगाओ, नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो। तो कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट कर लो भाई, ये कंपनी का आइन है। फिर क्या करना है? डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स होंगे? 7 होंगे ना, लिखवाया नहीं मैंने आपको 7 क्लॉजेस। फिर क्या होगा आखिर में? हाँ जी, इसने मैंने कहा यस सर। हाँ, फिर आगे क्या है? साइंड बाय सब्सक्राइबर। फॉर एग्जांपल हम सारे जितने भी हैं बी लॉ में, वो हम सारे प्रोमोटर्स हैं, तो आखिर हम सारे साइन करेंगे ना। साइंड बाय सब्सक्राइबर हु शैल ऐड हिज प्रेजेंट नेम इन फुल। लफ्ज है प्रेजेंट नेम। प्रेजेंट नेम का मतलब क्या होता है? बाय लॉ हम सबको इजाजत है, हम सारे अपना नाम बदल सकते हैं। अखबार में 7 दिन का इश्तिहार देना पड़ता है, आपका नाम बदल जाता है लीगली। इसे लिखा हुआ है प्रेजेंट नेम, ये क्या पता अगर बदल दिया हो। हिज ऑक्यूपेशन, मेन काम क्या कर रहा है वो लिखेगा ना, मैं डायरेक्टर हूं उसका, फर्स्ट डायरेक्टर। फादर्स नेम, वो आईडी कार्ड वाला। इन द केस ऑफ अ मैरिड वुमन और विडो, हर हस्बैंड और डिसीज्ड हस्बैंड्स नेम इन फुल। हिज नेशनैलिटी, हिज यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस,
and such other particulars as will be specified in the presence, और एक गवाह भी हो, witness who shall attest, वो भी अपने साइन करेगा, and shall likewise as particular. सिंपल है, जो जो लोग बना रहे हैं मेमोरेंडम वो सारे अपना नाम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, और अगर वुमन विडो है वो भी लिखे सारा, यस, और साथ एक गवाह होगा, गवाह भी साइन करेगा। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है, करना जरूरी है। और आखिर में तारीख भी आप लिख दोगे, ये इस बात का सबूत रह जाएगा आज कंपनी का आइन बन गया है। यस सर, ये प्रेजेंट नेम का एक दफा पहले कॉन्सेप्ट बता दें। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मौजूदा नाम। आपका नाम एहसन जमील है, यस, क्यों भी एहसन, यही है ना नाम? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ ये मौजूदा नाम है? आज का लिए ना नाम मौजूदा इसलिए लिखा हुआ है कि हर बंदे को राइट होता है कि अपना नाम बदल भी सकता है, ठीक है? तो क्या पता पिछला नाम आपको कोई और हो, तो हर बंदा अपना नाम बदल सकता है। अखबार में 7 दिन का इश्तिहार दे और ये लिखे कि मैं फलां 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 बल्दियत फलां वहां का रिहायशी, ये आईडी कार्ड नंबर है, मैं फैसला करूं अपना नाम बदलने का। इसलिए लिखा हुआ है प्रेजेंट नेम, मौजूदा कानूनी नाम कौन सा है, इसलिए लिखा हुआ है प्रेजेंट। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? जल्दी से, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह नो सर। लेट्स स्पीड अप, आगे आ जाओ। अब ये थोड़ा सा डिटेल आएंगी, इसको फोकस करना है, ठीक है? नेम ऑफ द कंपनी, गो बैक टू द पॉइंट जो मैंने पहले बताया था। कंपनी जब भी आप कराते हैं रजिस्टर तो 5 स्टेप्स है। पहला क्या होता है? गेट अ सूटेबल नेम। अब हम उसको पढ़ेंगे कि नाम जब हासिल रखना है तो नाम में भी रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन कौन सा नाम रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है सबने, तो जब नाम एंटर करते हो वो आता है टेकन, ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी टेकन, फिर आपको नया ट्राई करते हो। ऐसे कंपनी का नाम होता है। पहली बात, आजकल सारी कंपनीज बनती हैं ऑनलाइन। चलो मैं अभी आसान बनाता हूं, मैं कहता हूं हम फाइल बना के गए कहां? रजिस्ट्रार के पास। ऊपर हमने लिखा हुआ था कि हम ये नाम रखना चाहते हैं, बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? अब कंपनीज एक्ट 2017 में ये कहता है कि कुछ नाम तो आप बिल्कुल रख ही नहीं सकते, स्टे अवे फ्रॉम देम। वो कौन सा होता है? स्वीट प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स। प्रोहिबिशन मतलब मुमानियत है, इन नामों, ये नाम नहीं रखने आपने। A company shall not be registered या incorporated by a name which contains such word or expression। का मतलब क्या होता है? लिखो, लफ्ज या अल्फाज, कोई एक लफ्ज या अल्फाज कंपनी के नाम के, as may be notified by the commission, जैसे कमीशन कहेगा, और in the opinion of the registrar। कोई भी कंपनी जब भी कोई नाम रखेगी तो उसके नाम का कोई एक लफ्ज या अल्फाज ये नीचे दिए हुए नामों जैसे ना हो। हाँ, वो नाम और वो अल्फाज कमीशन ने बकायदा उसकी लिस्ट दी है ना, नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो कमीशन ने एक लिस्ट दी होगी कि फलां लफ्ज और फलां अल्फाज आपके नाम में शामिल नहीं होने चाहिए। या अगर रजिस्ट्रार समझता हो कि देखो ये वाली चीजें हैं, पहला, अब हम फॉर एग्जांपल नाम रखेंगे बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड। अब रजिस्ट्रार साहब देख रहे हैं, वो ये कह सकते हैं हमें पहला कि ये नाम क्या है? आइडेंटिकल विद और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी। आइडेंटिकल का मतलब होता है हू बहू वैसा है, रिजेंबल या सिमिलर मिलता जुलता है। अगर एक कंपनी पहले ही मौजूद है और हम वो नाम रख के चले गए हैं, वही मिसाल जैसे आप ईमेल बनाते हो, वो कहते हैं ऑलरेडी टेकन, मतलब ये नाम पहले लिया जा चुका है। तो ऐसे रजिस्ट्रार कहेगा भाई ये नाम तो पहले ही मौजूद है, आइडेंटिकल है या उस जैसा है, सॉरी नहीं रख सकते, आगे चलें। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? अगर उर्दू में समझना है लिख लो। इनएप्रोप्रिएट मतलब उस माशरे के असूल, कवायद, रिवायात के मुताबिक है, मतलब ऑब्सीन है, ऑफेंसिव है, इंसल्टिंग है। और डिजायरेबल भी होता है कि अवाम उसकी मुखालफत करते, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। ये क्या है यार नाम? हर माशरे की रिवायात अकदार होती हैं, एक 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 एक, एक आपका एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं जो सारे लोग मानते हैं। तो हमारा ज्यादातर है तो इस्लामी माशरा, हम सारे ट्रेडिशनल फैमिलीज के लोग हैं ज्यादातर, मेजॉरिटी। तो अवाम भी एहतजाज कर देती है, फिर आपकी मजहबी जमातें भी हैं सारी आपकी। इनअप्रोप्रिएट या अनडिजायरेबल का मतलब ये होगा कि ऐसा नाम जो माशरा एज अ होल, ज्यादातर लोग उसको गैर मुनासिब, नामुनासिब समझें और उसकी ख्वाहिश ना करें कि ये नाम नहीं रखना चाहिए। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, नाम कुछ और काम कुछ और। पीछे ने पढ़ा था कि अगर मेन काम आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर है, ऊपर नाम रखा हुआ है कंसल्टेंसी, नहीं,
नाम जैसा काम वैसा, या काम जैसा नाम और काम मिलने चाहिए। इसका हमने लफ्ज पढ़ा था, किसको याद होगा कि जैसा काम वैसा नाम, इसका एक लफ्ज था पर्टिकुलर। लो भाई, commensurate, यस, कमेंसुरेट। ये और डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड। रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी मतलब नजाकत, कि बहुत आपकी मजहबी तौर पर बहुत नाजुक हैं लोग, बहुत सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव कह लो। कोई ऐसा नाम ना हो जो पाकिस्तान में रहने वाले मेजॉरिटी या अकलियतें जो हैं, माइनॉरिटीज, उनके मजहबी जज्बात को मजरूह करे। नहीं, आप नहीं रख सकते। और एनी अदर ग्राउंड एज मी स्पेसिफाइड, या कोई ऐसा ग्राउंड जिसको कमीशन कहे भी, आप ये भी नहीं रख सकते। तो पहले वाले जो ई तक हैं वो तो उसकी तो बाकायदा लिस्ट दे दी है ना, कि आपने इस तरह के नाम नहीं रखने। आखिर में अगर वक्त फवक्तन कमीशन कहता है भाई ये वाला नाम भी नहीं रखना, तो वो भी नहीं रखना। यू गॉट टू स्टे अवे फ्रॉम सच नेम्स। अब इसको साइड पे कर दो। कुछ नाम जो है जो सिरे से आसान उर्दू में ये आएगा, वो नाम जो बिल्कुल रखे ही नहीं जा सकते। अब अगला आ जाओ, ये तो अलग अलग सवाल ही बन जाते हैं बाज़ बात। सर सी और डी दोबारा तो आ दें। सी क्या? अनडिजायरेबल लिखो, जो माशरती अकदार रिवायात के खिलाफ हो, जिसको अवाम नापसंद करती हो। और डी डिसेप्टिव है, मतलब नाम कुछ और हो, अंदर काम कुछ और हो रहा। ये सब गलत है। ये किसने कहा हुआ है? कंपनीज एक्ट वो 17 ने कहे हुए सारे। ये सारा लॉ पढ़ रहे हैं आप। आगे आ जाओ। नेम्स रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल। प्रायर का मतलब क्या होता है? पहले। ऊपर वाले नाम तो रख ही नहीं सकते ना, फुल स्टॉप होगी, बात ही खत्म होगी। इनके साथ हेडिंग लिख दो कि ये वाले नाम आप रख तो सकते हैं, लेकिन पहले रिटर्न अप्रूवल लेना है आपको। ये इसका मतलब है। ये जो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं, ये वाले नाम आप रख सकते हैं, लेकिन रखने से पहले आपने SCCP पे बैठे कमीशन से रिटर्न अप्रूवल लेना है, तब रख सकते हो, वरना नहीं। ये कौन से नाम है? लेट्स फाइंड आउट। प्रायर अप्रूवल, प्रायर मतलब क्या होता है? पहले लो। इन राइटिंग ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रोपोज नेम, मतलब जो नाम रखने जा रहे हैं आप, कंटेन्स एनी वर्ड सजेस्टिंग। ये अब नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स, कि अगर आपके कंपनी के नाम का कोई एक लफ्ज या अल्फाज नीचे दिए हुए चीजों से मिलते जुलते होंगे, तो आपने पहले इजाजत लेनी। अब मैं इसकी समरी बता देता हूं। नीचे जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, इन सारों में गवर्नमेंट का ताल्लुक होगा। देखो ऐसे सुनो गौर से। जितने भी सरकारी ओहदे हैं, मेयर का है, प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, फेडरल मिनिस्टर्स के हैं, ब्यूरोक्रेसी के, जितने भी सारे सरकारी पोजीशंस होती हैं और हुकूमत के बनाए हुए इदारे, हुकूमत के इदारे, पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली है, सेनेट है, जितने भी इदारे हैं, उन इदारों के जो नाम है, ये पार्लियामेंट नाम ही है ना, लफ्ज। इदारों के नाम और हुकूमत के सरबराहान का नाम, वजीर खारजा, वजीर खजाना, सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे ओहदे हैं। हुकूमत के इदारे, हुकूमत पे काम करने वाले ओहदेदार, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके नाम, और हुकूमत के बनाए हुए इदारे, जो PSO है आपका, OGDCL है आपका, रेलवे है, PI है, इन जैसे आप नाम नहीं रख सकते। वजह, क्योंकि ये सारे इदारे चलते हैं अवाम के टैक्स के पैसों से, और ये नाम पहले ही मशहूर होते हैं। कोई भी बंदा, अगर हम अपना कंपनी बना रहे हैं, हम अपनी कंपनी का नाम इन नामों जैसा नहीं रख सकते, क्योंकि हम बेसिकली उन बने बनाए नामों पर जो पहले ही मशहूर हैं और जो सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, इनको अपने जाती कारोबार के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। कानून कहते हैं ये तो चीटिंग है यार, तो ये धोखा ही है। वो नाम तो पहले ही मशहूर हैं, लोगों का पहले उन पर एतबार है, उन नामों को जाती कारोबार चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसकी समरी है, ठीक है। आगे आगे मूव ऑन। ये द पैट्रनेज मतलब क्या होता है? असिस्टेंस लिखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस या मॉरल असिस्टेंस ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वो रियासत के सरबराह हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। जब मैं कहता हूँ, ये हमारा चैप्टर भी आएगा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट होता है, रियासत। आप सुन लो, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। ये आप कहते हैं सर स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क बताएं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में फर्क था। कॉन्स्टिट्यूशन में मोटे मोटे लॉज होते हैं, और जो लॉज है उसमें तफसीलन बारी बात बताते हैं। ऐसे दो लफ्ज हैं, रियासत लिख दो साथ,
रियासत और हुकूमत का। रियासत को इंग्लिश में कहते हैं, लॉ में कहते हैं स्टेट। आपने पढ़ी हुई स्कूलों में जियोग्राफी है, पाकिस्तान एक रियासत है, मतलब पाकिस्तान की एक बाउंड्री है, पाकिस्तान का टेरिटोरियल एरिया भी है, उसकी मेजरमेंट भी है, उसके अंदर आबादी भी है, अवाम भी है। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रियासत की। A रियासत मस्ट हैव, स्टेट मस्ट हैव अ बाउंड्री, a territory which can be measured and the public living on it, people living on it. ये है। तो पहले रियासत है, रियासत पाकिस्तान है, उस रियासत के अंदर पब्लिक है, तो पब्लिक अपनी हुकूमत मुंतखब करती है ना। रियासत होगी तो हुकूमत होगी। रियासत को कायम रखने की जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है चारों सूबों को जोड़ के रखे। सूबे टूट गए, पाकिस्तान टूट गया, तो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो कोशिश करता है चारों सूबों को जोड़ के। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, पब्लिक इलेक्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को, वो करता है ये। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट। अब आगे आ जाओ, टॉपिक पर आओ। आप लोग कंपनी का नाम रख रहे हैं, कंपनी का कोई ऐसा नाम जिसका लफ्ज या अल्फाज की असिस्टेंस दी हो। किसने? पास्ट या प्रेजेंट पाकिस्तानी या फॉरेन, या पाकिस्तान के किसी हेड ऑफ स्टेट ने उसकी सपोर्ट की हो, को फाइनेंशियल पैसे दिए हो, बीच में शामिल रहा हो नाम रखने में, या बाहर किसी। गलत। आपने अगर ऐसा नाम रखना है तो पहले एससीपी को इन्फॉर्म करो। एससीपी कहेगा ये तो उनके सपोर्ट से हासिल हुआ है, तो आप एससीपी क्यों चेक करता है? क्योंकि वरना अगर उनका नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो करो, क्या पता आपको गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो बदनाम हो जाएंगे। इसलिए अगर तो नामों से मिल भी रहा है तो पहले एससीपी चेक करेगा ये कर क्या रहे हैं। जब तक एससीपी देख नहीं लेता, चेक नहीं कर लेता, वो आपको इजाजत नहीं देगा। वो नाम गलती से भी नहीं रख सकते। याद रखो ये सिर्फ कंपनीज का है, पार्टनरशिप और सोल का नहीं है। आखिर में समराइज करूंगा, मूव ऑन। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट। जब मैं फेडरल गवर्नमेंट कहता हूं, ऊपर लिख दो, मतलब होता है पार्लियामेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई असेंबलियां, मतलब वजीर आला। आसान रहे लफ्जों में, या और आसान करना है, फेडरल गवर्नमेंट है आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है आपको वजीर आला, सूबों के वजीर आला। ये आसान लफ्जों में है। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी ओहदे हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी। भी डिपार्टमेंट्स ही है ना सारे फेडरल गवर्नमेंट के, जितने भी इदारे बनाए हुए हैं सारे आपके, एफबीआर है आपका, एससीसीपी है आपके, स्टेट बैंक है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, फाइनेंस, सारे इदारे हैं ना उसके, टूरिज्म है, ट्रैवल है, इदारे हैं उनके। और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? लिखो कानूनी इदारा। भी हर इदारा कानूनी इदारा है। जो जो नैब है, सारे जितने भी अदालतें हैं, जो जो भी इदारे बने, सारे कानून के तहत ही बने हैं ना, उन सारों को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और सच गवर्नमेंट। तो आप अपनी कंपनी का नाम रखना है, वो नाम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनके कोई इदारे या उनके बनाए हुए कोई इदारे से वो नाम मिलता जुलता ना हो, क्योंकि वरना उन बने बनाए नामों को जो अवाम के लिए कायम किए जाते हैं, उनको आप जाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या पता चला कि हम टैक्स किसको दे रहे हैं? टैक्स आप सिर्फ उनको देते हैं जो हुकूमत होती है, वफाकी और सूबाई। वो आपके पैसों से फिर आपकी खिदमत करते हैं। उनका मकसद खिदमत होता है, मुनाफा बनाना नहीं होता। कंपनी तो आप मुनाफे के लिए बना रहे हैं, और जाती मुनाफा। एनी कनेक्शन विथ एनी कॉरपोरेशन, मतलब कंपनी, सेट अप बाय और अंडर एनी फेडरल प्रोविंशियल लॉ। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है कोई सा भी इदारा फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। यहां पर कंपनी, कंपनी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनी। अब ये जब कंपनी की बात आती है तो मैं कहता हूँ सारी कंपनीज ही है ना, रेलवे है, पीआई है, एफबीआर है, स्टेट बैंक, सारी फेडरल गवर्नमेंट की बनाई हुई है ना सारी। ये सारी कंपनीज हैं। इन कंपनीज के नामों जैसा भी आपका नाम ना हो, कि आपको पीआई है प्राइवेट लिमिटेड, नहीं, तो पहले हुकूमत की बनाई हुई कंपनी है भाई। द पैट्रनेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद, पैटर्न मतलब बराह रास्त सपोर्ट किया हो, एनी कनेक्शन इनडायरेक्टली के ताल्लुक जोड़ रहा हो कि उसके बंदे हैं, विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर के ममालिक, फॉरेन गवर्नमेंट मतलब बाहर की हुकूमतें, और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल यूएनओ, यूएन है आपका, उसके सारे झेली इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है,
तो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के नाम से भी ना जुड़ता हो और किसी बैनुल अक़वामी इदारे से भी नाम ना जुड़ता हो। एस्टैब्लिशिंग अ मुदारबा, मैंने मुदारबा लिखवाया था आपको। मुदारबा क्या होती है? सिंपल, अगर नहीं लिखा, मुदारबा इज ऑल्सो अ कंपनी। जैसे हमारा एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट था, एनएफपी था, एनएफपी भी एक कंपनी होती है भाई। फर्क क्या होता है? वो सारा मुनाफा अपने पास नहीं रखती, उसी मकसद में लगा देती है और सेक्शन 42 के तहत बनती है। आसान तरीन लफ्जों में मुदारबा क्या है? मुदारबा भी एक कंपनी होती है। आप ऐसे कहोगे सर, मुदारबा भी एनएफपी की तरह कंपनी ही होती है, ये भी एससीसीपी में ही रजिस्टर होती है, लेकिन इसको भी एनएफपी की तरह अलग लाइसेंस मिलता है। क्यों मिलता है अलग लाइसेंस? क्योंकि मुदारबा इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग करती है। लिख दो, मुदारबा भी एक कंपनी है, लेकिन मुदारबा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग करती है, बिला सूद कर्जे देती है। मुदारबा मैनेजमेंट। हाँ जी सर, वैसे सूद तो इस्लाम में हराम है, तो ये मुदारबा और एनएफपी तो फिर ये सही कंपनीज है, बाकी कंपनीज तो फिर हराम नहीं कमा रही हैं एक तरह से सूद कमा के? तो अब देखो ऐसे है, ये गुड क्वेश्चन। ये पहले पहले पूछना चाहिए था सारे बच्चों को पहले। आप होते कहते थे सर हम पाकिस्तान में अगर इस्लामी निज़ाम है और इस्लाम में तो सूद हराम है, लेकिन सारे बैंक तो सूद हैं, और बैंक क्या पूरा मुल्क सूद पे है? दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जो कर्जे के बगैर चल रहा हो। हर मुल्क ने कर्जे लिए हुए हैं, जहां कर्जा है वहां सूद है। और आप में से अगर कोई ये समझता है कि मैं तो भाई बिला सूद काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सूद नहीं खा रहा, तो अपने आप को आज करेक्ट कर लें। पाकिस्तान में जो गंदुम उग रही है वो सारी सूद से ही उग रही है। पूरा पाकिस्तान कर्जे ले रहा है, तो कर्जे पे सूद है। पाकिस्तान में जो जो हवा है, पानी है, गैस है, बिजली है, सब सूद से ही आ रहा है। तो कोई सूद के बगैर चल ही नहीं रहा, सारे सूद खा रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे सर सारा तो निजाम सूद पे चल रहा है, फिर तो सूद पे ही चल रहा है, जी दैट्स जी ट्रू। सर। अब आपको ये इस्लामी निजाम कैसे है? अब देखो ऐसे होता है ये सर, तो। हाँ जी पूछो। बस सर छोटा सा है कि वो सूद से सब कुछ कमा रहे हैं, गंदम वगैरह सब कुछ, तो वो सूद वाला जो एक तरह से सूद का ही तो माल हुआ क्या, फिर गंदम वगैरह तो फिर वो हम खा रहे हैं, तो हम फिर हराम खा रहे हैं एक तरह से सर। देखो ऐसे है ये, पहली बात तो दैट्स ट्रू, हम सब कुछ सब सूद ही खा रहे हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है ये, ठीक है। अब जब आप कहते हो सर सूद तो हराम है, यस, जो थोड़ा बहुत हम कुछ स्कॉलर्स नहीं रिलीजियस, थोड़ा बहुत हमें पता है कि इस्लाम ने सूद को हराम करा दिया। आपने अगर सूद पर चलने वाली इकोनॉमी में नहीं रहना तो आपने कोई मुतबादिल, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपको कोई ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि पूरी इकोनॉमी उस पर चले। और ये एक और भी बात है, अगर आपकी फैमिली में गुजारा है तो मालूम करो, सूद की भी अभी सही तरह डेफिनेशन नहीं हुई। सूद को स्ट्रिक्टली हम ऐसे कहा जाता है, थोड़ा बहुत हमें पता है हम लोगों को, कि कोई ऐसा पैसा जो आपकी मेहनत के बगैर आ रहा हो वो सूद है, खत्म। ये एक रफ सी डेफिनेशन जो हर किसी को पता होती है। तो सूद भी स्ट्रिक्टली और इतनी कन्वीनियंटली डिफाइंड नहीं है सूद, लेकिन जितना हमें पता है अगर उसकी नजर में हम देखें तो यह सारे भी सूद ही खा रहे हैं। इसको भूल जाओ, आप सूद नहीं खा रहे हो, हर एक बंदा सूद खा रहा है, दुनिया का हर मुल्क सूद पर ही चल रहा है, जब तक के कोई अलग निजाम नहीं आ जाता इकोनॉमिक सिस्टम। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये सारे बैंक सूद पे चल रहे हैं ना। अब हमारा जो आईन है पाकिस्तान 1972 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, आर्टिकल का नंबर मुझे भूल है, उसमें लिखा हुआ है कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, फेडरल शरीयत कोर्ट होता है। भैया बंद करो माइक्रोफोन। पाकिस्तान में जितने भी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि इस बात को देखिए पाकिस्तान में हर कानून इस्लाम के मुताबिक बने और कोई भी इदारा इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना चले, लेकिन बैंक्स इसमें शामिल नहीं होंगे। ये आइन में लिखा हुआ है हमारे। एक पाकिस्तान का बड़ा अदालत है फेडरल शरीयत कोर्ट, उसमें बहुत तजर्बाकार शरई स्कॉलर जजेस बैठते हैं, वो देखते हैं कि पाकिस्तान का कोई कानून या इदारा शरीयत के खिलाफ तो नहीं चल रहा। तो आइन में लिख दिया गया है पाकिस्तान के, ये फेडरल शरीयत कोर्ट और जितने इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं वो बैंक्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक बैंक फिलहाल सूद पर ही चल रहा है।
तो यस, ये आपके सवाल का जवाब है, बैंक सूद पर ही चल रहे हैं क्योंकि हमारा आइन इसकी इजाजत देता है। बाकी कोशिश करते हैं कि सारा निजाम इस्लाम के मुताबिक चले, तो ये हमारे आइन में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई मुतबादिल निजाम इसके आया ही नहीं है। ठीक हो गया, डन। अब देखो आगे चलते हैं। ये इस्टेब्लिशिंग का मुदारबा, मुदारबा बता दिया। मुदारबा एक ऐसी कंपनी होती है जो इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग करती है। जब मैं कहता हूं इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग, जो वो कर्जा देते हैं उस पर सूद नहीं लेते, कर्जा देके एक मुआहिदा कर लेते हैं जिसको कर्जा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक ने स्कैन को कर्जा दिया, तो हबीब बैंक फॉर एग्जाम्पल अगर मुदारबा है तो स्कैन को जब कर्जा देगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या कहेगी? जितना हमने आपको कर्जा दिया फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ पे, हमसे एक मुआहिदा करो कि इस 1 करोड़ से आप कारोबार करोगे, हमें पता होना चाहिए आप क्या कारोबार कर रहे हो, और उस कारोबार में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग करेंगे कि अगर आपको मुनाफा हुआ तो इतना मुनाफे के हम हकदार होंगे, लॉस भी हुआ तो लॉस में भी हम शामिल होंगे। जितना कर्जा दिया हम मुनाफे में से वो सारा वसूल कर लेंगे। जब सारा वसूल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग। सूद नहीं होता बल्कि कारोबार में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग हो जाती है। आगे बढ़ जाओ। एस्टैब्लिशिंग का, ये मैं आपको लिस्ट दूंगा, एक SECP में दिखाऊंगा, वेबसाइट ब्राउज कराऊंगा, उसमें लिस्ट दी हुई है पाकिस्तान में कितनी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, फ्लोट के ऊपर लिखो, जल्दी करो, रजिस्टर अ मुदारबा। तो जहां लिखा है ना मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, इसके ऊपर लिखो अ स्टैंडर्ड कंपनी, या एक अ कंपनी, अ स्टैंडर्ड कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड विद SECP and engages in interest based lending। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एक अलग कंपनी होगी। फॉर एग्जाम्पल ABC, ये जब कर्जा देगी तो सूद वाला कर्जा देगी। ये एक और कंपनी रजिस्टर कराती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाती है, या सब्सिडरी भी बन सकती है। फ्लोट का मतलब है एक और कंपनी रजिस्टर है, फ्लोट कराएगी, और उस कंपनी को वो कहेगी मुदारबा, और कहेगी अब ये वाली मुदारबा जो है ना इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग करेगी। साथ इसके लिखो कि दीज आर अनयूजुअल कंपनीज जिन हु आर गिवन अ स्पेशल लाइसेंस टू ऑपरेट। ये स्पेशल कंपनीज होती हैं, इनको अलग लाइसेंस दिया जाता है। ठीक तो गया। हाँ जी बस, हाँ ठीक है, ठीक हो, मैं कर दूँ, ठीक, राइट, अच्छा जी, ठीक है। कोई सवाल भी यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, सब्सिडरी कंपनीज कौन सी होती हैं? ये किसने पूछा? ये कौन है अकलमंद बच्चा भाई? ये कौन बच्चा है? कितना अच्छा बच्चा है ये। क्या नाम है इस बच्चे का भाई? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है आपका? सर नाम अब्दुल बताओ। राफे। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, आई एम श्योर ये आज आपकी पहली क्लास है, ऐसा ही है? हाँ अब्दुल राफे, सर वो जेन से निकल गया है। जहन से निकल गया है क्या? बुक में मौजूद है लिखा हुआ है, या बुक में लिखा मिट गया है? अब्दुल राफे बोला करो यार, क्या हो गया है? यस सर। जब मैं टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर 1 में आप थे? सर कुछ टॉपिक्स मिस हो गए थे। तो फिर आपने, उसका हल क्या होता है? उसका हल ये है कि टीम्स पे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपने डाउनलोड बिल्कुल नहीं करने, और डाउनलोड अगर कर भी लिए खुदा ना खास्ता तो सुनने नहीं है। लेक्चर सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं आपने, डाउनलोड किए हुए हैं अब्दुल राफे? किए डाउनलोड, कुछ नहीं किए। सारे लेक्चर्स यार मैंने सारे बच्चों को कहा हुआ है, पहले दिन से बार बार आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जो ही लेक्चर खत्म हो उसकी 18 या 19 डेज लिमिट होती है। सारे बच्चे टीम्स पर से लेक्चर डाउनलोड करें अपने किसी पोर्टेबल डिवाइस पर, और उसको अपने साथ अलग रखें, ताकि सारे लेक्चर्स की आपके पास एक ऑडियो लाइब्रेरी बन जाए। इस पर कुछ सवाल है तो कर लो, मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपको। अब आगे तो मैं स्पीड लगाऊंगा। अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है, आप वो लेक्चर सुनो जाके। तो सब्सिडी क्या होती है अभी कौन बताएगा मुझे? अब्दुल्ला आसिफ बताएगा। बताओ अभी अब्दुल्ला आसिफ, क्या होती है सब्सिडी? अब्दुल्ला आसिफ जल्दी, शाबाश सर बताओ। सर दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होल्डिंग, एक सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी जो होती है विद इन, अगर 50% से अबव उसके जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी के पास है तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाती है।
और सर आप बताओ अब्दुल समद कि एक कंपनी सब्सिडरी दो तरीकों से बन सकती सर है। या तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 51 वो सॉरी 4 से कम हो, मतलब 7 अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो एक कंपनी के 4 हो जो होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी के 3 हो, या तो क्या नाम है सब्सिडरी कंपनी के 51% शेयर से ज्यादा या 51% शेयर्स कोई और कंपनी हैंडल कर रही इसको हो। मजीद आसान लफ्जों में बताया कोई, मजीद आसान लफ्जों में सर, आप बताओ कि हिफा सर, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी दो तरीकों से बनती है। नंबर 1 हिफा, सर जब वो एटलीस्ट 51 शेयर्स को बाय कर लेती है वो और होल्डिंग कंपनी होती क्या है। हो गया? और सर एक कंपनी दो तरीकों से सब्सिडरी बनती है। नंबर 1 जब उसके शेयर्स 51 से कम होते हैं। आप बताओ अभी इकरा, आसान लफ्जों में बताओ यार क्या हो गया है? इकरा सर बताओ। मैं बताऊं, सर सर उसके मैं बताऊं। सर जब एक कंपनी के बोर्ड ऑफ 51% से डायरेक्टर्स ज्यादा का शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के पास होते हैं तो वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। और हाँ। जब बीओडीज इलेक्ट करने होते हैं तो जो इसके बीओडीज कम होते हैं दूसरी कंपनी के जो इसको होल्ड कर रही होती है उससे। और कोई इससे भी आसान लफ्ज? और सर एक तो वो दूसरी कंपनी जो है वो उसके 51% शेयर्स ले ले और एक सर दूसरी कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज कर सके। ये चीज, ये सिंपल एज दैट। एक कंपनी सब्सिडरी दो तरीकों से बनती है, जब कोई दूसरी कंपनी उसके एटलीस्ट 51% वोट्स ले ले, शेयर्स ले ले। दूसरा, जब दूसरी कंपनी उसके बोर्ड को कंपोज कर ले। अब्दुल राफी समझ आइए? सर इससे भी आसान कर देता हूँ। यस सर। करो। इससे भी आसान ये है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो जब 51% से ज्यादा शेयर्स दूसरी मैं तो होल्डिंग का सब्सिडरी, पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ कंपनी सब्सिडरी कैसे बनती है? ये बता रहा हूँ सर, ये बता रहा हूँ। तो होल्डिंग का तो लफ्ज़ जिस क्यों आ रहा है बीच में? सर मैं ऐसे समझाने के लिए उसे कह रहा हूँ ना, समझाने के लिए। तो जिस कंपनी के शेयर्स 51% से ज्यादा खरीद लिए गए होते हैं ना, वो सब्सिडरी कहलाती है और उस कंपनी को दूसरी कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोज कर सकती है और वो एक तरह से ना उस कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट करती है, सब्सिडरी कंपनी को। तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। सही है? जो कंपनी किसी और कंपनी के हाथों एक तरह से बस कह लो कंट्रोल हो सकती है, उसको कंपोज कर सकती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बस गुड शाबाश। हाँ भी सलमान खान, आप क्या पूछ रहे हैं? सर सिंपली पेरेंट कंट्री नहीं, पेरेंट कंपनी नहीं कह सकते उसकी? कह सकते हैं, लेकिन यहाँ टर्म पेरेंट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ आपकी होल्डिंग इस्तेमाल तो होल्डिंग को, यस होल्डिंग पेरेंट ही होती है। यस करेक्ट। और कोई सवाल यहाँ तक? यस, देखो पिछला पढ़ा हुआ सबक है ये, दैट्स वेरी बैड यार। आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, साथ साथ चलें। हाँ जी पूछो सर। ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है सर, इसके मैनेजमेंट कंपनी के साथ ये मुदारबा क्यों है सर? अगर ये सूद देती है, मतलब जो लोन देती है उसके ऊपर सूद लेती है। हाँ, मुदारबा को मैनेज कर रही है ना, इसलिए मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी लफ्ज खुद बता रहा है। सर तो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, मुदारबा को मैनेज करने वाली कंपनी। मुदारबा को मैनेज करने वाली कंपनी तो सूद के साथ कर्जा देगी। लफ्ज को तोड़ो ना यार। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, ABC मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है। किसको मैनेज कर रही है? XYZ को। XYZ मुदारबा है, तो मुदारबा को मैनेज करने वाली कंपनी। जब होगा ना लफ्ज मैनेज, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका एक ही होता है, वो मेन कंपनी में बैठा होता है। ये मैं आपको लिस्ट दूंगा, थोड़ा मुश्किल वो नाम है, पाकिस्तान में है 15, 20, 42 ऐसी कंपनीज है, मैं आपको नाम दूंगा, ठीक है? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जो किसी मुदारबा को मैनेज कर रही हो। तो जब मैं कहता हूं मैनेजमेंट, तो आप कहते हो वो उसकी होल्डिंग भी हो सकती है, या इन दोनों कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक होता है, कंट्रोल इसके पास होता है। समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर। डन। चलें जी आगे चलते हैं। हम कहाँ थे अब? ये ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। और एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फॉर द कमीशन, कोई ऐसा बिजनेस जो एज कंपनी रजिस्टर हो रहा हो और जिसको कमीशन से लाइसेंस चाहिए होता है। लिख दो, पहली बात है कोई सी भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उससे कमीशन से लाइसेंस तो चाहिए होता है ना। या लाइसेंस से क्या मुराद होता है? वही आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लाइसेंस है ना आपका। और अगर कोई सी भी कंपनी है वो SECP में रजिस्टर हो रही है और अगर उसको लाइसेंस चाहिए और अगर वो ये वाले नाम रख रही है, तो उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी इन राइटिंग। मैंने लॉजिक कॉन्सेप्ट बता दिया पीछे, इसकी रीजन क्या है। कोई सवाल यहां तक? एनीवन जल्दी से क्विक।
तो इसको उर्दू में याद करना है, रट्टे नहीं लगाने हैं। जब पढ़ोगे यहाँ से टर्न योर आईज अवे, पहले उर्दू में दोहराना है, फिर इंग्लिश में, पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में, तब ये दिमाग में बैठते हैं ये। ठीक है, डन। देखो टाइम कितना चला गया, ये पढ़ता हूं मैं आप आगे लास्ट। डिसीजन ऑफ कमीशन इज फाइनल। मैंने बताया था आम तौर पे जब मैं कहूंगा कमीशन तो मतलब होगा SECP, लेकिन फिर जुमला हम पढ़ेंगे, जुमले में बाज़ औक़ात आया होता है अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन, तो वहां कमीशन का मतलब होता है कि SECP में एक अफसर बैठा होता है जिसकी पोजीशन को कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो SECP में सबसे ऊपर अफसरान कौन से होते हैं, मैंने बनवाया था आपको फ्लो चार्ट। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सबसे ऊपर, नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसके नीचे कमीशन, उसके नीचे रजिस्ट्रार, ऐसे होता है। ठीक है, व्हेनेवर अ क्वेश्चन arises as to whether or not the name of the company is in violation, जब भी कभी ये सवाल उठेगा कि कंपनी का नाम कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, तो फिर किसका फैसला फाइनल होगा? डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल। ये ऊपर दिए हुए चीजें हैं कि ये जो नाम आपने रखने ही नहीं है, अगर तो ये ऐसे नाम रख लिए जो कि नहीं रखने चाहिए, ये जिनका अप्रूवल लेना है आपने पहले, अगर अप्रूवल ना लिया, नाम रख लिया। किसी भी सूरत में जब नाम पर कोई सवाल उठेगा, नाम पर, तो फाइनल फैसला किसका होगा? कमीशन का। कमीशन के नीचे कौन होता है? रजिस्ट्रार। ये फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रार हूं, मेरे फैसले से आप खुश नहीं है तो ऊपर जाओगे ना प्रिंसिपल साहब के पास। ठीक है, तो कमीशन का फैसला फाइनल। फाइनल मतलब आगे और अपील नहीं कर सकते इसकी, बस मानना पड़ेगा हर सूरत। तो सवाल यहां तक, एनीवन? यस सर, इसमें गवर्नेंस और डायरेक्टर्स का क्या काम होता है फिर, जो इसके ऊपर होते हैं, कमीशन के ऊपर जो? आमतौर पर ये तुमने पढ़ा है, कमीशन भी एक कंपनी है ना, SEC भी एक कंपनी है। SEC भी एक पब्लिक कंपनी है। जहां जहां कंपनी आता है, मैंने पहले बताया हुआ है, कंपनी को चलाने वाले लोगों का मैंने सारा एक नाम बताया था, जो लोग कंपनी चलाते हैं। क्या नाम है जी उनका? एक लफ्ज है, ऑफिसर्स, प्रमोटर्स। आप कहते हो ऑफिसर्स हैं, फिर जब मैं कहता हूं बताओ ऑफिसर्स में कौन कौन शामिल है, तो क्या कहोगे आप? सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, तो ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। यहाँ बात को अलग भी कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रखा जाता है, लेकिन आमतौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये पॉलिसी बनाता है, ये फैसले करता है, उस पर अमल कौन करवाता है? उनके नीचे जो CEO होता है, और फिर CEO अकेला अमल नहीं करता, उसके 5 टीम होती है। तो आप ऐसे करोगे, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसके नीचे कमीशन, उसके नीचे रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के नीचे सारी टीम आती है। आप बताओ भाई। हाँ सलमान, क्लियर सर। और कोई सवाल? थैंक यू सर, क्लियर हूँ सर। ये जो दूसरे सर आपने कहा इनको अप्रूवल चाहिए होता है, ये जो नेम इनके लिए। हाँ सर, अगर हम देखें PI रखना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रूवल की क्या जरूरत है? वो तो हम रख ही नहीं सकते ना, वो तो डायरेक्ट ही वो मना कर देंगे। यही तो हम कह रहे हैं ना, अगर आप रखना भी चाहते हो तो मना ही करेंगे ना, ऑफ कोर्स कोई भी रखेगा, तो आप रख ही नहीं सकते। पहली बात तो रख ही नहीं सकते, ऊपर वाली कैटेगरी में रख लेते ना सर। हाँ तो वो, हाँ ऊपर वाले में फॉल करेगा ना, वो कैसे फॉल करेगा? ऊपर वाले में कैसे करेगा फॉल? देखो ये वो हम रख ही नहीं सकते ना सर। हाँ एग्जैक्टली, देखो ये आइडेंटिकल विद और रिजेंबल विद, दो लफ्ज है ना, वो आइडेंटिकल हो गया, और रिजेंबल और सिमिलर, या ये तो आइडेंटिकल आ जाएगा ना, तो ये तो आ जाएगा इसमें रिजेंबल और सिमिलर विद। और ये वाले हैं, देखो ये क्या था, ये या आपकी असिस्टेंस हो हुकूमत की, देखो सी वाला पॉइंट उससे मिलेगा। देखो ये यहाँ ए वाला है ना, आइडेंटिकल और सिमिलर, PIA को ध्यान में रखो। अब देखो सी पढ़ो, ये वाला किधर है? एनी कनेक्शन विद, कनेक्शन मतलब PIA ने फंड्स दिए हो, जी सर, और एनी कॉर्पोरेशन सेट अप बाय, तो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है ना, फेडरल गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनी है ना PIA। कनेक्शन उन्होंने, उनके प्रमोटर्स ने बनाई हो, समझ आ रहा है? कनेक्शन, ये मतलब होता है इसका। ओके सर। और कोई सवाल? थैंक यू। एनीवन? डन? लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। Yes, sir. Yes, sir. I will pick up the pace, ठीक है? You got Yes, to be sir. alert
थोड़ा सिलेबस भी कवर करना है हमने, सब कुछ है, तो यू गॉट टू बी अलर्ट और साथ साथ चलना है। आपके तमाम सवालों का जवाब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उसी में होता है। पहली बात है, यू आर अलाउड टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू लाइक, लेकिन आपका आइडियल टारगेट क्या हो कि सर की बात मैंने गौर से सुननी है, उसी में सारे जवाब आ जाते हैं। तो अब अलर्ट रहना है, अटेंशन को बरकरार रखना है। लेट्स कॉल द अटेंडेंस। अब्दुल बासित प्रेजेंट है। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, जल्दी करना। अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। अब्दुल समद, प्रेजेंट सर। अब्दुल तवाब, एब्सेंट। अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अब्दुल्ला आसिफ, प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद, प्रेजेंट सर। हमास सिकंदर, एब्सेंट। बैराम, प्रेजेंट एब्सेंट। सर। प्रेजेंट है। सर जी, फैजुर रहमान, ओके। फैजुर रहमान, प्रेजेंट सर। फजील, एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद, प्रेजेंट सर। हाफिज मुशर्रफ, प्रेजेंट सर। हफ्सा, अच्छा प्रेजेंट है। हैदर रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा अली, प्रेजेंट सर। हमजा यूनुस, जल्दी स्पीड अप। हसन अब्बासी, एब्सेंट। सलमान, प्रेजेंट सर। रिफा, प्रेजेंट सर। हिना नूर, Present, sir. हिना शाहीन, प्रेजेंट। इफ्रा, प्रेजेंट सर। इकरा, प्रेजेंट सर। इरफान, प्रेजेंट सर। खतीजा, प्रेजेंट। खालिद खान, प्रेजेंट सर। लाइबा, इफ्तार, एब्सेंट। माम इमरान, प्रेजेंट। माम राशिद, एब्सेंट। माहीन, Present. मरियम अरशद, एब्सेंट। मरियम यास्मीन, Present. मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। जमील, प्रेजेंट सर। अदाली, एब्सेंट। आसबानी, प्रेजेंट सर। एजान अफजल, एब्सेंट। हमजा खान, प्रेजेंट। इम्तनान, एब्सेंट। जानीस, मोहम्मद जानीस, एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, एब्सेंट। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। आब बिन जफर, प्रेजेंट सर। शाजेब, एब्सेंट। उमर आफ्ताब, प्रेजेंट कासिम सर। यूसुफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, एब्सेंट। जैन अमजद, जैन, एब्सेंट। नाहिद, प्रेजेंट सर। नजीउल्लाह, एब्सेंट। एब्सेंट। निमरा गुल, लीव। नुमान करीम, प्रेजेंट सर। काय सुभान, एब्सेंट। इस्माइल, प्रेजेंट सर। साद रहमान बेग, नजीउल्लाह प्रेजेंट है। कौन? नजीउल्लाह सर। ओके। साद रहमान बेग, Sir, I am present. साद रहमान बेग, एब्सेंट। और सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमा तैयब, एब्सेंट। शेरबानो, Present, sir. सैयद हसनैन अली हैदर, एब्सेंट। मुश्तबा, एब्सेंट। सैयद सैफुद्दीन, प्रेजेंट सर। सैयद आलीना, प्रेजेंट सर। तकदीस, Present. मैर मजीद, एब्सेंट। उमर फारूक, प्रेजेंट एब्सेंट। सर। ओके। प्रेजेंट। उजैर बहादुर, प्रेजेंट सर। ऊपर सर। युसरा, लीव। जैनब, Present. जुएब अली, प्रेजेंट सर। Sir, डन। I am present. कौन?
नायाब नायाब प्रेजेंट है, ओके चलें जी, ठीक हो गया, डन प्रेजेंट उमर स्वरूप जी। सर मैं भी प्रेजेंट सर। मेरी लगा दें। क्या नाम है? मोहम्मद शाहजेब। सर उमर स्वरूप क्या जो मोहम्मद शाहजेब प्रेजेंट है, और कौन सर। प्रेजेंट है? सर उमर फारूक नायाब एक्सक्यूज मी सर। ठहर जाओ, उमर फारूक किधर है यार, फिर नाम मिस हो जाते हैं ना, कहाँ ये क्या कहाँ लिखा हुआ है उमर फारूक, सर ये एंड कहाँ पे है? होगा। सर मेरा नाम अभी तक अटेंडेंस में नहीं है। ठहर जाओ, ये उमर फारूक किधर है? हाँ ये उमर फारूक, हाँ क्या नाम है आपका? सलमान खान। सर अभी तक अटेंडेंस में नहीं है, मैंने उन लोगों को इस सादा को भी कॉल करो, टेक्स्ट भी किया था। मैंने आपको मैसेज किए दोनों नंबर, अभी करो कॉल, जल्दी करो। जी सर, लेकिन वो लोग रिप्लाई नहीं देते सर। आपके पास दोनों नंबर हैं, मैंने ग्रुप में सेंड किए हुए हैं। जी जी सर, वो दोनों। अभी कॉल करो। जी जी सर है। अगले 5 मिनट नहीं उठाते मुझे बताओ फिर, ठीक है? सही है सर। थैंक यू। हाँ जी जान, ठीक हो गया? इंशाल्लाह कल मुलाकात सर। हाँ जी पूछो। सर असाइनमेंट कल किस टाइम तक जमा करवानी है? असाइनमेंट कब तक है? थर्सडे तक है जी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सर ट्यूसडे को आपने बोला था, तो टाइम किस कब तक है? थर्सडे तक है? कब तक? ट्यूसडे तक है? कब तक है? मैं भूल गया हूँ। थर्सडे करेंगे सर ट्यूसडे। सर अगले मंडे को। हिना कब तक है असाइनमेंट बताओ भी, कब सबमिट करानी है? सर ट्यूसडे को। सर ट्यूसडे ट्यूसडे को करानी है। करें शाबाश, मैं ग्रुप सेंड कर दूंगा, उसमें आपने सेंड करनी है, ठीक है? एक नया ग्रुप बनाऊंगा मैं साइंस। हाँ जी सर वो न्यू बैचेस की बीएम की क्लास होगी आज? हुई है ना, 8 कौन कब क्लास कब थी यार? क्लास 12 से 1 बताया मैम सर। हाँ 12 से 1 है, सभी होनी है, इसके बाद होनी है। यस ग्रुप से नहीं बने हुए। वो मैं भी बना देता हूँ, अभी मैं कर देता हूँ, अभी 5 मिनट में हो जाएंगे। अभी है क्लास, यस अभी है, ठीक है जी राइट। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।